वेलकम क्लास। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। पहले भी हम लोगों ने सुन रखा होगा कि जो पदार्थ होता है उसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो और भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनमें भी सॉलिड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रही होगी। लेकिन हम यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में इसको जानेंगे कि ठोस अवस्था आखिर होती क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सॉलिड के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होंगी कि हाई डेंसिटी होती है इनकी, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। और उसके बाद ये जो होते हैं इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है या फिर बहुत लेस कंप्रेसिबल होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत होते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने सुन रखा है इसके बारे में, सॉलिड के बारे में। और एक निश्चित एरिया को कवर करेंगे हमेशा। तो ये सब तो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमें इस चैप्टर में मेन पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन की, कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सॉलिड स्टेट को मेनली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। और ये हमारे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसका किया गया? सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट में, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। मेन सबसे पहले हमारा एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता है कि क्लासिफिकेशन इनका, या फिर ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले जान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट रहता है इनमें वो रेगुलर रहता है। बिल्कुल दिमाग में ये बात रखो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक होगा और रेगुलर होगा। ठीक है, ऐसा एक फिगर हमने बना दिया है। तो अरेंज्ड रहेंगे, वेल अरेंज्ड होंगे। तो लिख भी रखा है कि रेगुलर अरेंज। लेकिन इसमें क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड में इसमें क्या रहेगा कि जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका कोई सही अरेंजमेंट नहीं होगा, कि कहीं पे भी कैसे भी भरे होंगे, कुछ भी होगा। तो ध्यान रखें कि जो इसके पॉइंट है लगभग जस्ट अपोजिट कह सकते हैं इसके पॉइंट है। तो पहला हो गया कि इसका जो रेगुलर रहेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट रहेगा, जो भी इसके अंदर पार्टिकल जो होंगे वो कंसिस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे उनका इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहते हैं कि ऐसे ही चलता रहता है बराबर या ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज में ये काम होता रहता है। ठीक है, तो एक इसका पॉइंट ये भी है कि जो ये होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा इनमें जो अरेंजमेंट होगा। और इसमें क्या है, हमारे पास में हो जाएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं देखो कहीं पे कैसा दिख रहा है तो इनका ऑर्डर बदलता रहेगा। इनमें क्या होता है कि अगर हम इसको किसी धारदार चाकू से या किसी से काटेंगे तो एक रेगुलर कट आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, इरेगुलर कट होगा, कि कहीं से भी कटेगा तिरछा टेढ़ा या टूटेगा। जैसे एग्जाम्पल, दोनों का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे और जल्दी क्लियर हो जाएगा। हम इसका एग्जाम्पल हमने मान लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, यही जो हम लोग खाने में नमक यूज करते हैं। जबकि इसका एग्जाम्पल हमने मान लिया है ग्लास, कांच। ठीक है, या फिर और भी एग्जाम्पल देते हैं चाक। ठीक है, तो चाक में देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इनका जो MP यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट तो जानते ही होंगे, अगर जनरल लैंग्वेज में कहा जाए कि तो जिस टेम्परेचर पे वो पिघलने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही जनरल सी लैंग्वेज में कहा जाए। तो इनमें क्या होता है कि अगर हम इसका एक सैंपल ले लें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे कि मान लो NaCl का हमने 1 ग्राम ले लिया, और या फिर हमने मान लो कि यही एक टुकड़ा है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का, हमने यहाँ से सैंपल उठा लिया और उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट निकाला तो आ गया 117 डिग्री। ठीक है, 117 इतने डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट आया। अब अगर हम चाहे यहाँ से इसका सैंपल ले लें तब भी तो नहीं आएगा, चाहे जहां से, तो सीधा मतलब यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प रहता है मेल्टिंग पॉइंट, कि जितना रहेगा उतना फिक्स्ड रहेगा। NaCl का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उतना हर जगह रहेगा, चाहे हम 10 किलो के टुकड़े से सैंपल ले लें या कहीं से भी किसी भी जगह से सैंपल ले लें, अगर वो NaCl है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, शार्प पॉइंट तभी लिखा है कि बिल्कुल क्लियर आएगा, एक्यूरेट।
जबकि इसमें क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक रेंज में रहेगा। रेंज का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमने मान लो यही हमारा एक टुकड़ा रखा है अमारफस का, और हम पता चला कि यहाँ से सैंपल जब हमने लिया तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट आ गया हमारा 120 डिग्री सेल्सियस, और वही अगर हम यहाँ से सैंपल ले रहे हैं तो पता चला कि आ रहा है कि 120.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आएगा, कहीं से सैंपल लेंगे तो अलग अलग है, एक रेंज में आ जाएगा कि जैसे कि किसी का आ गया कि 110 से 112 डिग्री सेल्सियस, ऐसे रेंज में रहते हैं। जो भी हमारे पास सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो रेंज में होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बिल्कुल एक फिक्स्ड होगा, शार्प पीक मिलेगी। ठीक है, अभी इस पॉइंट को भी मान लो, जो ये जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। ठीक है, वास्तविक ठोस, जबकि ये जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं, आभासी ठोस। स्यूडो सॉलिड से मतलब समझ लें जैसे कि हमें ग्लास दिख रहा है, कांच। ठीक है, कांच सुनने में ऐसा लगता है या देखने में कि जैसे वो क्रिस्टलाइन हो, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, और इसके ऑब्लिक करके लिख रखा है कि सुपर कोल्ड लिक्विड, हिंदी में बोलते हैं अति शीतली द्रव। इनमें क्या होता है कि जैसे ग्लास होता है वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। जैसे पुराने मकान की खिड़कियां वगैरह होती हैं उनमें जो कांच के शीशे लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर बहुत दिन हो जाते हैं तो उसमें नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर का हिस्सा पतला हो जाता है। तो उससे यही अनुमान लगता है कि जो कांच होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती रहती है। तो उसको एक तरीके से यही कहते हैं कि हम लोग कि वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, कि वो धीरे धीरे बहती रहती है। या फिर इसे सुपर कोल्ड लिक्विड इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कुछ लिक्विड से मैच करती हैं। जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो लिक्विड से मिलती जुलती होती हैं, तभी उनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है कि दिखते तो हैं सॉलिड जैसे लेकिन कहीं ना कहीं उनमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज रहती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बचा है, इधर एनिसोट्रॉपिक लिखा है और ये लिखा है आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक को हिंदी में बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, विषमदैशिक, और ये हमारा होता है समदैशिक। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि नाम सुनने में लग रहा है कि अभी तक जो भी हम कुछ पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टलाइन में सब कुछ रेगुलर चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और एमारफस में सब कुछ उल्टा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इनके नाम देखने में कुछ अलग लग रहा है कि ये देखो, इसमें हिंदी में भी वैसा ही लग रहा है कि विषम लिखा हुआ है और इधर सम, इधर भी आइसोट्रॉपिक। ऐसा लगता है कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आइसोट्रॉपिक इसको बोलने लगते हैं, एनिसोट्रॉपिक इसको बोलने लगते हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखना, ये ध्यान रखना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वही होते हैं एनिसोट्रॉपिक। ये होता क्या है वो चीज जान लो कि जैसे कि मान लो ये आइसोट्रॉपिक समदैशिक, अगर इनका ऐसे मतलब देखा जाए इनके नाम से, तो सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशाओं में। कुछ गुण इनके ऐसे होते हैं जो सभी दिशाओं में समान होते हैं, यानी जो भी डायरेक्शन होती है सब डायरेक्शन में सेम रहेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास के लिए फाइंड करते थे या क्वेश्चन एक दो उसमें रहते थे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एमारफस सॉलिड के लिए जो होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम रहती हैं। और उसका वहां पे ग्लास का पढ़ा भी था कि ग्लास का टोटल सेम ही मिलता था सब में। ठीक है, होता ऐसा क्यों है तो वो चीज देखो। और इसमें क्या होगा, ये विषमदैशिक मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और कह सकते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, इनकी सबकी वैल्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सभी डायरेक्शन में अलग अलग होती है, यानी डायरेक्शन चेंज होगी तो वैल्यू भी बदलती रहेगी। जैसे कि हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट बना लेना है। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने ये बना लिया, ये नहीं सोचेंगे कि बराबर सब एक ही साइज के हों, ये भी तो रेगुलर है। ठीक है, एक स्मॉल साइज में है फिर एक उससे बड़ा है, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है हमें। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे कि जैसे कि मान लो हमने इस यहाँ से कोई लाइट की रेज कोई पास करा दी। ठीक है, तो इस लाइट की रे के देखेंगे कि इस तरफ सब पार्टिकल बड़े दिख रहे हैं, इस तरफ छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, इधर वाला एनवायरनमेंट एक तरीके का है, इधर वाला एनवायरनमेंट एक तरीके का। लेकिन अगर हम वहीं पे इस तरह यहाँ से रेज अगर उसकी पास करें तो अब क्या होगा, एक तरफ छोटा पार्टिकल, एक तरफ बड़ा पार्टिकल, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। तो इसमें क्या हुआ, इसका एनवायरनमेंट इस वाली रेज का और इस वाली रेज का एनवायरनमेंट क्या हो गया,
दोनों रे का इन्वायरमेंट जो हो गया वो अलग अलग हो गया। तो इस वजह से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग आएगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग जाएगी, अगर ये हम इधर से पास कर रहे हैं तो फिर अलग आएगी। तो इसी वजह से इसको कहा गया ये जो है वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर रखना बिल्कुल, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं और ये होते हैं हमारे पास जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें सब कुछ इरेगुलर सा है, सब कुछ है, तो हम इसकी स्टडी अब नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके टाइप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन के इसकी, तो फिर क्लासिफिकेशन में इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नाम में ही दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे सॉलिड, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं ड्राई आइस, ठीक है, CO2 होता है, आइस भी हो सकता है जो कि H2O होता है। हमारे पास और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। सॉलिड है, आयोडीन, सॉलिड जो भी चीज होगी वो सॉलिड फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे सॉलिड आयोडीन, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन। तो ये सब चीजें इसके हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाती हैं, ठीक है। कुल मिला के दिमाग में यही वर्ड याद रखो कि मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे ड्राई आइस की बात कर लें, ड्राई आइस मान लिया CO2, ये मॉलिक्यूल्स हैं ड्राई आइस के। वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, लेकिन हम एक ही में तीनों को पढ़ने हैं। जो ड्राई आइस में CO2 है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, पोल होते हैं। CO2 जो होता है पोलर होता है, ठीक है। तो उसमें हमें कुछ दिख रहा है कि जहां पे भी हम देख रहे हैं निगेटिव के साथ पॉजिटिव या पॉजिटिव के साथ निगेटिव जरूर हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें वीक वान डर वाल फोर्स वर्क करता है, दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है। वीक वान डर वाल फोर्स वर्क करेगा तो ये आसानी से टूट भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफी कम होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि बहुत ही लो होता है या लेस मेल्टिंग पॉइंट होगा। जो भी हमारा सॉलिड के टाइप होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप होंगे, उसमें इसका सबसे कम रहता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस टाइप के जो भी सॉलिड होंगे। उसके बाद बात करें कि इसके चालकता के बारे में यानी कंडक्टिविटी के बारे में, तो ये जो होते हैं ये कुछ चालक होते हैं, यानी इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। चाहे हीट हो, ठीक है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक। उसके बाद ये सॉफ्ट होते हैं, काफी ज्यादा आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी इनके बारे में रखो, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होगा, वैसे ड्राई आइस जो होता है वो पोलर वाली कैटेगरी में चला जाता है। बोला ना कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये पोलर वाली कैटेगरी में चला जाता है। और जो आइस होता है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के तौर पे होता है। और जो लास्ट कह सकते हैं आयोडीन वाला हो गया, ये नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड में हो जाएगा, ठीक है, या नॉन बॉन्ड। उसके बाद दूसरा टाइप हमारा होता है आयनिक सॉलिड, ठीक है। देखो इसके में भी नाम में दिख रहा है कि आयन से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो आयन से मिलकर बना होगा। एग्जाम्पल से इसको भी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमने लिख लिया NaCl, ठीक है, और भी बहुत से होते हैं। तो NaCl तो कॉमन सा है, सोडियम क्लोराइड होता है, सबने देखा भी है, तो और आसानी रहेगी। इसमें क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। सोडियम कैटायन होता है, क्लोराइड एनायन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बना लेते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। दिमाग में ये जरूर रखना है क्योंकि अब हम क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं तो रेगुलर स्ट्रक्चर ही बनेंगे,
ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक सोडियम आयन है तो एक क्लोराइड आयन है, या कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, सबका कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बराबर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि उसमें हमने बताया था कि वीक वंडर वाल्व फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से ध्यान से कि अगर ये निगेटिव है तो इसके चारों तरफ हमें पॉजिटिव दिख रहा है, यानी ये पॉजिटिव से बहुत अच्छे से घिरा हुआ है। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के चारों तरफ हमें निगेटिव भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये बात बिल्कुल रखो कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव बहुत ज्यादा है और निगेटिव के साथ पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। तो इसमें ये जो इनके बीच में जो फोर्स करेगा या जो इंटरेक्शन हो रहा है वो काफी ज्यादा है इनकी तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, अब देखो पॉजिटिव निगेटिव है तो इसमें इस जो फोर्स होता है इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखो ये बात। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें आयंस के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और वो भी काफी ज्यादा होगा। दूसरा क्या रहेगा कि ये जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा इनका? हाई, इनसे हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हार्ड होते हैं और कह सकते हैं कि ब्रिटल होते हैं। कि अगर इन्हें थोड़ा भी ठोको पीटोगे तो ये तुरंत क्या होगा? टूट के बिखर जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो ये ब्रिटल होते हैं, ये काफी सॉफ्ट थे, ये हार्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वैसे तो ये इंसुलेटर होते हैं। कब होते हैं? जब ये सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर इनका किसी के साथ हमने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, जैसे NaCl का हमने वाटर के साथ एक सॉल्यूशन इसका बना दिया। ठीक है, तो जब भी ये सॉल्यूशन की तरह होगा, तो जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा तो फिर ये इंसुलेटर नहीं होगा। फिर क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रिक जो होगी फ्लो करेगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा तब ये इंसुलेटर नहीं होगा। ठीक है, तब इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक जो होगी वो फ्लो कर सकेगी, यानी करंट पास कर सकेगा। तो ये चीज ध्यान रखें दिमाग में। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए हमारे। अगला जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा है नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेटवर्क जैसा बना होता है। ठीक है, एक इसका दूसरा नाम भी हमें दिख रहा है कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड कुछ समझ में आ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी पड़ा था। ठीक है, तो बस दोनों को मिला दो, हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या बनेगी डेफिनेशन? कि हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क बना ले, एक जाल बना ले। ठीक है, या जाल बना हुआ जो सॉलिड होगा वो हमारा नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। जैसे कि मान लो कार्बन के बारे में तो जानते हैं, टेट्रावेलेंट होता है और बहुत आसानी से किसी के साथ भी कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का जाल देखो बना लिया मान लो कार्बन ने, ऐसे ही बनाता जाता है। तो एक जाल टाइप का बना लिया तो ये हमारा क्या हो गया? कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं कि नेटवर्क सॉलिड है। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसका डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डायमंड तो कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर उसके ऐसे एक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप से बनता चला जाता है। ठीक है, और नीचे भी ऐसे कार्बन के साथ फिर अलग अलग जुड़ते चले जाते हैं। तो डायमंड का तो इसमें भी क्या होता है, एक जाल टाइप का पूरा बना लेते हैं। ठीक है, तो जब जाल टाइप का पूरा बन जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, समझ गया डेफिनेशन। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे पहला क्या कि इसके बीच में बॉन्ड तो बन ही गया है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यही हमारा फोर्स भी होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। उसके बाद क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं काफी मजबूत रहते हैं, तो काफी मजबूत रहेंगे तो इसका मतलब ये जो भी कुछ होगा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद
आयनिक सॉलिड में क्या पढ़ा था कि वो ब्रिटल होते हैं, लेकिन ये वाले क्या हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इतने ज्यादा हार्ड कि इन्हें तोड़ना भी मुश्किल होगा। ठीक है, डायमंड के बारे में तो जानते ही है, ये कुछ ज्यादा ही होता है मजबूत। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो भी काफी ज्यादा रहेगा। और क्या हो सकता है, हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, या जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कह सकते हैं कि उनमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इनका होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो मेल्ट करने में जो ऊष्मा निकलती है वो भी काफी ज्यादा रहेगी जब मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। और क्या क्या प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, हाँ, ये जो होते हैं ये इंसुलेटर रहेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना। लेकिन एक इसका एग्जांपल कुछ एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसकी एक भी बात नहीं मानने वाला है। कौन सी बात, अभी हमने कहा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ग्रेफाइट नहीं होता है। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, देखा भी होगा, वैसे होता तो हार्ड है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी देखा होगा कि पेंसिल वगैरह होती है उसमें बहुत आसानी से वो कागज पे उतरती रहती है, लेकिन वो पेंसिल पे जो कागज पे उतरती है वो उसकी लेयर्स उतरती हैं। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा पॉइंट है उसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन ये इंसुलेटर नहीं होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट के बारे में मालूम भी होगा या स्कूल में पढ़ा भी होगा ग्रेफाइट के बारे में, ये इलेक्ट्रिक फ्लो करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो ग्रेफाइट है वो इसके लिए एक अपवाद की तरह है। ठीक है तो नेटवर्क सॉलिड ही, लेकिन अपवाद की तरह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, इस मेटेलिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, खुद से पता चल रहा है नाम से। मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल आ रहा है। ठीक है, तो दिमाग में यही रखो कि जो भी मेटल होते हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, जो भी सॉलिड फॉर्म में है। होता क्या है इनमें, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या कुछ होता है, वो चीज जान लेते हैं। कि कोई भी मेटल का हम एग्जांपल ले लें, ऐसे मेटल को ले लेते हैं जो बहुत आसानी से दिख जाता है, आयरन। आयरन की बात कर लेते हैं, इसी की प्रॉपर्टी से इसको पता कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है मेटेलिक सॉलिड में, जो कि जैसे कि मान लो जो इसकी डेफिनेशन दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से दी जाती है। दिमाग में रखना इस चीज को। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये बताता है कि जो भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र है। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो पॉजिटिव यानी जो धातु आयन है, मेटल के जो मेटेलिक आयन है वो इसमें क्या है, वो तैर रहे हैं या हल्का डूबे हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में। ठीक है, क्या बताया गया कि जो मेटल के आयन है वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ठीक है, और वो भी कह सकते हैं तो डूबे हुए हैं, तो यही पूरा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इनकी प्रॉपर्टी अब क्या होगी, तो ये तो इनके इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हो गया है। असल बात क्या है कि जो ये चार्ज हैं ये अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेटल आयन है, और ये निगेटिव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, मेटल आयन अपनी जगह पे फिक्स है, और जो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है वो गैसियस फॉर्म में सब जगह पे फ्री घूम रहा है। ठीक है, या फिर हम इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन है ये, मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी चलते फिरते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि करंट क्यों फ्लो होता है। तो करंट क्यों फ्लो होता है,
इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे तभी तो होगा। तो जो करंट फ्लो होता है उसका दो ही रीजन होता है, या तो आयन एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या तो मोबाइल आयन होने चाहिए या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो गया, इसकी हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि ये इंसुलेटर तो है नहीं, ठीक है। जो भी मेटल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिक दोनों के किस वजह से हुए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा देखा होगा कि इनकी प्रॉपर्टी ये ब्रिटल नहीं होते हैं, जैसा कि आयनिक सॉलिड में पढ़ा था कि उनका सॉल्यूशन तो कंडक्टर हो जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। अगर ठोकोगे पीटोगे तो टूट जाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल नहीं होते हैं। क्यों नहीं ब्रिटल होते हैं, जैसा कि एक हमारे पास रॉड है, उसमें क्या है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो जगह जगह पे फिक्स है और इलेक्ट्रॉन क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो जब भी हम उसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो वो टूटेगा नहीं बल्कि मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा, कि जब हम मोड़ेंगे तो मुड़ने वाली जगह पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में जब वहां से हट जाएंगे तो वो चीज वहां से मुड़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ना हटते तो वो क्या होता है, वहां से टूट जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं, ब्रिटल हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखो कि ये ब्रिटल क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेटेलिक सॉलिड, ठीक। तो ये चारों टाइप हमारे पास हो गए। कौन कौन से टाइप हमने पढ़ लिए हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।